हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का ज्योग्राफी। अभी तक मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिया हैं, जैसे अफवाह तंत्र और राजस्थान के खनिज। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लीजिए, जिससे कि आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगा। और मैंने वो सारा अपडेटेड जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा कौन से भाग में कौन सी मृदा पाई जाती हैं, कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी हैं, और दूसरा उस मृदा का क्षेत्र कौन सा है। इस तरीके से हम लोग ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी अपडेटेड नोट्स से रिलेटेड हैं। सारा डेटा मैंने अपडेट कर दिया है। और भी अगर आपको कोई लगता है कि हाँ इसमें कोई 19-20 है, तो आप जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ तो उससे पहले आप लोग रिसेंटली जो भी अपडेटेड डेटा होंगे उसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर दीजिए। अदरवाइज़ ये डेटा अभी तक के लिए अपडेटेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल यानी मृदा, ये धरातल की सबसे ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय, अपरदन व निक्षेप के फलस्वरूप होता है। ये अत्यधिक महीन यानी बारीक होती हैं, बारीक कणों से मिलकर बनी होती हैं। चट्टान के ऊपर बहुत सारे जलवायु परिवर्तन, वर्षा, तापमान, जैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, इनसे वो मिट्टी में कन्वर्ट होती है, टूटती है। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होके, या फिर किण्वन की जो प्रोसेस होती है उस किण्वन की प्रोसेस से मिट्टी बन जाती हैं। और मिट्टी के अंदर जीवाश्म और खनिज ये सारे के सारे तत्व भी मौजूद होते हैं, क्योंकि चट्टान से ये आपकी मिट्टियाँ बनती हैं। मृदा के जो हम लोग अगर उसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी की प्रकृति व स्वभाव जनन चट्टानों से निर्धारित होती हैं, यानी किस चट्टान से उसका निर्माण हुआ, किससे वो बनी, तो उसकी प्रकृति उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मिट्टी का उपयुक्त जो पीएच मान होता है वो 6 से लगाकर 7.5 पीएच तक होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आधुनिक अन्वेषण के द्वारा 18 प्रमुख पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से ये 3 हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये प्रमुख पोषक तत्व हैं और नाइट्रोजन से नाइट्रेट के रूप में भूमि से प्राप्त करते हैं जितने भी सारे पेड़ पौधे वगैरह हैं। ये जैसे देखिए, दाल के पौधों की जड़ें, जो जितने जड़ें होती हैं उनमें राइबोजियम होता है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और वो सारा का सारा मिट्टी को दे देता है, जिससे कि मिट्टी से ये आपका ग्रोथ करता है जो भी पौधा है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए, अब हम आगे देख रहे हैं कि मिट्टी का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स। ये उत्पत्ति के अनुसार हम लोग अभी 2 तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। एक तो स्थायी मिट्टी, दूसरी अस्थायी मिट्टी, जिसको स्थानांतरित मिट्टी भी कह सकते हैं। स्थायी मिट्टी जो अपने मूल स्थान पर ही पाई जाती हैं, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ये अपने मूल स्थान पर पाई जाती हैं। लेकिन अस्थायी मिट्टी ये गतिक मिट्टी होती हैं, ये किसी के थ्रू बहाकर या फिर उड़ाकर लाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है। जैसे अभी बारिश से सभी जगहों से मिट्टी पानी के साथ बहकर किसी नदी नाले से कहीं मैदान के अंदर बह जाती है, और फिर मैदान में वो पानी अगर फैल जाता है तो वो सारा की सारी मिट्टियाँ वहाँ बैठ जाती हैं, वहाँ पे आपका उस तरह से जमा हो जाता है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं अस्थायी मिट्टी। जैसे जलोढ़ मिट्टी या फिर नवीन मिट्टी भी कह सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, बलुई मिट्टी। ये सारी बलुई यानी रेगिस्तान में जितनी भी मिट्टी होती है वो सारी बलुई यानी हवा के द्वारा उड़ाई जाकर फिर कहीं कहीं आपको वहाँ पे आपके जम जाती है, उसको हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी पानी के द्वारा बहा कर लेकर जाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नवीन मिट्टी कहलाती है, उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के अंदर आती है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जो कि अस्थायी मिट्टी का एक रूप है। अब मिट्टी से रिलेटेड थोड़ा सा देख लीजिए कि धरती के अंदर मिट्टी कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ तक खनिज तत्व होते हैं, मूल स्थान जो मूल चट्टान से विखंडित होकर फिर बनती हैं। ये सारा का सारा एक ऐसा मैंने एक चार्ट बना रखा है। जैसे मिट्टी की जो डेप्थ है वो 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती हैं, जिसमें पौधों की जड़ें और खनिज तत्व भी दे रखा है। खनिज तत्व का निक्षलन के कारण इस तरह से हो सकता है। आपके मूल चट्टानों के विखंडन की प्रथम भाग से ये इस तरीके से जो सी वाला पोर्शन है, और मूल चट्टान जिसको हम लोग कह सकते हैं जनन चट्टान, इस तरीके से आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम आगे देख रहे हैं राजस्थान
जो क्षेत्र हैं, भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य है। हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि कितनी है भारत के हिसाब से, तो 16% भाग बंजर भूमि आता है भारत के हिसाब से। अगर हेक्टेयर के अंदर देखा जाए तो 105 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो बंजर भूमि के अंदर आ रही हैं। सर्वाधिक क्षेत्र अगर देखा जाए राजस्थान में तो जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। DC जोशी साहब के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 10 भागों में बांटा गया है। ये देखिए 10 भाग इस तरीके से होंगे, मैं आपको भी सारा क्लियर कर दूंगा। और राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने 14 भागों में मिट्टी को बांटा है। तो जो 10 भाग DC जोशी सर के अनुसार हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक डायग्राम के रेस्पेक्ट में। ये आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। इसके अंदर नंबर 1 रेतीली मिट्टी दिखाई दे रही है और इसका एरिया भी आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। इसी को हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं। दूसरा, अरावली का पश्चिम वाला भाग भूरी रेतीली या सिरोजम मिट्टी कहलाती हैं। अरावली वाला क्षेत्र उसको हम लोग पर्वतीय मिट्टी कहेंगे। और दक्षिणी भाग राजस्थान का जिसको हम लोग लाल लोमी मिट्टी के नाम से जानेंगे, जो 4 नंबर की हैं। 5वीं नंबर हाड़ौती प्रदेश जिसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। फिर आपका धौलपुर वाला क्षेत्र, उधर धौलपुर भरतपुर इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। जयपुर राजसमंद वाला इस तरीके से कह सकते हैं। ये जो एरिया है ये आपका जलोढ़ मिट्टी जो कि नवीन मिट्टी जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं, इन सबसे राजस्थान में सबसे उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी 6 नंबर में देख लीजिए। 7वां नंबर जो है वो ये आपके चित्तौड़ के आसपास भीलवाड़ा इस तरीके से एरिया में ये मिश्रित लाल काली मिट्टी। 8वां नंबर भूरी मिट्टी जो कि बनास बेसिन के अंदर पाई जाती हैं। 9th नंबर लाल पीली मिट्टी और 10वीं लवणीय मिट्टी। इस तरीके से मैंने आपको ये लवणीय का आपके स्क्वायर के अंदर 3 जगह मैंने ब्लॉक बना रखा है। तो यहाँ इन जिलों के अंदर लवणीय मिट्टी पाई जाती हैं। तो अब डिटेल के अंदर एक बार आपने डायग्राम देख लिया राजस्थान में कहाँ कहाँ, तो एक बार सबसे पहले आप लोग डिटेल के अंदर देख लीजिए। सबसे नंबर 1 रेतीली बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सर्वाधिक मात्रा के अंदर ये राजस्थान में पाई जाती हैं। जिलों वार अगर देखा जाए तो बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती हैं। पवन के द्वारा इसको उड़ाकर लाया जाता है, इसका अपरदन होता है। कैल्शियम व पोटाश की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, जीवाश्म आदि का इसमें अभाव रहता है। वर्षा या कम सिंचाई उपलब्ध रहने के कारण ये कम उपजाऊ हैं। ये सामान्यतः ये अनउपजाऊ मिट्टी के अंदर हम लोग इसको कह सकते हैं। जल धारण क्षमता सबसे कम होती हैं। सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी के अंदर होती है। ये भी अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इनके जो मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे होते हैं, इस कारण इनकी जल धारण क्षमता कम होती हैं। इनके अंदर ये जो रेतीली बलुई मिट्टी हैं इसमें फसलें अगर बात करें तो मोटे अनाज जिसके अंदर कह सकते हैं बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, ये सारी फसलें इसके अंदर बोई जाती हैं और इनके लिए ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। आगे देखिए, भूरी रेतीली या सिरोजम मिट्टी ये अरावली क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नागौर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों के अंदर ये भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती हैं। बाजरा व अन्य खरीफ फसलें भी यहाँ इस मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोई जाती हैं। ये इसका अगर रंग देखा जाए तो भूरा रंग होता है। नाइट्रोजन व इसमें भी जीवाश्म की कमी होती हैं, इसलिए इसको भी हम लोग कह सकते हैं अनउपजाऊ मिट्टी। अब हम देख रहे हैं पर्वतीय मिट्टी जो कि अरावली पर्वत क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। जहाँ जहाँ अरावली का क्षेत्र हैं वहाँ ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जैसे देख लीजिए आप लोग, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, अजमेर, अलवर, कोटा, पाली, इस तरीके से देखा जा सकता है। कोटा के अंदर भी ये हाड़ौती क्षेत्र में भी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। मुकुदरा हिल्स वगैरह इस तरीके से जो एरिया है उसमें। आगे देखिए, क्षण स्तर का अभाव पाया जाता है। गहराई इसके अंदर कम होती है, मतलब मिट्टी की जो गहराई है, डेप्थ है, वो कम होती हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मक्के के लिए ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ कह सकते हैं कि मक्के के लिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। आगे देखिए, लाल लोमी मिट्टी, इसके अंदर लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण ये लाल रंग की होती हैं। मक्के के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी अगर कही जाए तो वो लाल लोमी मिट्टी होती हैं।
फास्फेटिक चट्टानों के अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है। यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं, जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, जिले हैं जहाँ ये मिट्टी पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म इन सब का भी अभाव होता है और इसके अंदर लौह तत्व और मैग्नीज काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये मक्के के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती हैं। मक्के की अगर हम लोग कुछ बातें करेंगे, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, तो माही कंचन, माही धवल, सविता, ये सारी किस्में मक्के की हैं। आगे देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं काली मिट्टी। यह रेगुर मिट्टी कहलाती हैं। स्वतः जुताई वाली कपासी मिट्टी, इस तरीके से हम लोग इसके अन्य नाम भी जान सकते हैं। ये मिट्टी काफ़ी नामों से जानी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मिट्टी कहलाती हैं। विश्वव्यापी वर्गीकरण को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको वर्टी सोल, वर्टी डर्टी काली, इस तरीके से याद रखिए। वर्टी डर्टी काली हाड़ौती क्षेत्र, इसमें ये क्षेत्र वर्टी मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। मेवाड़ में इसे लीलड़ी, सूकड़ी, करमय आदि नामों से जाना जाता है। हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। कपास और मूंगफली के लिए ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी भी हम लोग इसको कह सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। आगे देखिए, 6 नंबर की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज़्यादा जीवाश्म वाली मिट्टी, आप लोग कई नाम से इसको पुकार सकते हैं, जिसका राजस्थान के अनंत हम लोग पूर्वी राजस्थान की बात करें, जहां राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, उधर जलोढ़ मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र हैं। जहां मैदानी क्षेत्र होगा, जहां सबसे ज़्यादा फसलें होगी, वहीं जनसंख्या निवास करना पसंद करेगी और वहां जनघनत्व भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि पाया जाता है, अच्छे तरीके से पाया जाता है। जीवाश्म भी पाया जाता है, पोटास, लौह तत्व ये नहीं पाया जाता है। इस तरह से लौह तत्व की मात्रा कम होती है, इससे थोड़ा सा ध्यान रखिए। खादर मिट्टी भी कह सकते हैं, नवीन मिट्टी भी कह सकते हैं। अब खादर और बांगर की बात करें, खादर जो है वो नवीन मिट्टी होती है और बांगर जो होती है, बांगर यानी बंजर यानी पुरानी मिट्टी, इस तरीके से याद रखिए। बांगर पुरानी मिट्टी। इस मिट्टी में अगर हम बात करें, चावल, गेहूं, गन्ना, इस तरीके से सारी की सारी फसलें काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती हैं, जिनकी उपजाऊ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। अब हम देख रहे हैं मिश्रित लाल व काली मिट्टी। यह लाल व काली मिट्टी के मध्य वाली भाग में पाए जाते हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म का इसके अंदर भी अभाव पाया जाता है। 8वां नंबर देख लीजिए, भूरी मिट्टी। बनास नदी प्रवाह प्रदेश के अंदर ये मिट्टी पाई जाती हैं। ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें लौह तत्व मैग्नीज पाया जाता है। कपास, गन्ना, मक्का आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। बनास नदी का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो कि भीलवाड़ा में है, और ये मिट्टी सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती हैं, भीलवाड़ा में। भूरी मिट्टी, ब से भीलवाड़ा, ब से भूरी, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद और सिरोही, ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछ रखा है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है। सिरोही उसके अंदर ऑप्शन में नहीं आता है, इसलिए वो मैच करने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिरोही क्षेत्र के अंदर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में सिरोही नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, और वही आपका ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए, सिरोही की जगह और कोई दूसरा जिला दे रखा होता है। आगे देखिए, 10th नंबर का लवणीय मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं इसको। इसकी मात्रा को कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, चूना पत्थर के द्वारा अम्लीयता या फिर लवणता को कम किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ये सारे आपके उर्वरक हैं। इस लवणीय मिट्टी के अन्य नाम रेह, कल्लर, ऊसर भूमि भी हम लोग इसको कह सकते हैं। 0 से लगाकर 14 तक pH मान होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय मिट्टी, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। मैंने आपको pH मान बताया, 6 से लगाकर 7.5 तक होता है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था अभी उर्वरक, जो कि रॉक फॉस्फेट से रिलेटेड हैं, तो वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको
खनिज वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है। रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा, डक्कन कोटड़ा, इस तरीके से डक्कन कोटड़ा आपको याद रखना है। और जिप्सम जो है वो नागौर के अंदर मैंने सारे के सारे सर बताया था, जैसे सिया सर, जाम सर, कोट मांगलो, बदवासी और दकेरिया क्षेत्र, ये सारे बीकानेर नागौर के अंदर हैं। तो बीकानेर में सारे सर, नागौर के अंदर कोट मांगलो, बदवासी, दकेरिया, इस तरीके से आपको याद रखना है। राजस्थान में ये जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सवाईमाधोपुर और श्री गंगानगर जिलों के अंदर मिट्टी पाई जाती है, जिसका नाम है लवणीय मिट्टी। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जो है 5 भागों में मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है। 5 भाग मैं आपको बता देता हूँ। एरिडीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फीसोल और वर्टीसोल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वर्टीसोल, वर्टी, डर्टी, काली मिट्टी, इस तरीके से आपको याद रखना है, हाड़ौती क्षेत्र। फिर एरिडीसोल जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान की जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वहाँ से लगाकर अरावली क्षेत्र का पश्चिमी भाग, उसके अंदर जो मिट्टी पाई जाएगी उसको हम लोग कहेंगे एंटीसोल। और इंसेप्टिसोल जो आपके अरावली क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, याद रखिए अरावली क्षेत्र और दक्षिणी जो राजस्थान है उसके अंदर इंसेप्टिसोल पाई जाती हैं। और जितना भी मैदानी क्षेत्र हैं उसके अंदर जलोढ़ मिट्टी, जितना भी जो भी क्षेत्र है उसको हम लोग एल्फीसोल, ऐसे हम लोग एरिया के अंदर हम लोग इसको क्लासीफाई कर रखा है 5 भागों में। तो याद रखिए एरिडीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फीसोल और वर्टीसोल। तो इस तरीके से आपको ये वर्गीकृत किया गया पार्ट है। आगे देखिए सेरीसिरोज्म मिट्टी, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। सेरीसिरोज्म मिट्टी श्री गंगानगर या हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है रेवेरिना मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको भी याद रखना है श्री गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ क्षेत्र। एक और देखिए जेसियोफेरस मिट्टी बीकानेर के अंदर पाई जाती हैं। अब मिट्टी का अपर्दन किस किस तरीके से होता है वो आप देख लीजिए। यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपर्दन, मिट्टी किस वजह से इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसका हट जाना ही हम लोग कह सकते हैं अपर्दन हो गया। इसके कारण है, काफ़ी सारे कारण हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कौन कौन से कारण हैं, कौन से कारण नहीं हैं। 3 ऑप्शन दिया जाता है कारण का और 1 ऑप्शन नहीं दिया जाता, वो आपको उसमें से उसको सेपरेट करना होता है, वही आपका आंसर होता है। तो देख लीजिए जैसे मेड़बंदी का अभाव, अगर आप मेड़बंदी कर देंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मेड़बंदियाँ नहीं होगी तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का अपर्दन होगा। अति पशुचारण, वैज्ञानिक कृषि कार्यों का अभाव, समोच्च कृषि को महत्व कम देना, जूमिंग कृषि करना। जूमिंग कृषि का मतलब ये हो गया वालटा कृषि या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। जूमिंग कृषि यानी पेड़ पौधों को जलाकर 1-2 साल तक वहाँ पे खेती करना, फिर वापस उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वापस पेड़ पौधों को काट कर जलाकर उस स्थान पर वापस आपको खेतीबाड़ी करना, ये सारी जूमिंग कृषि के अंदर आती है, जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। आगे देखिए वनों का उन्मूलन यानी पेड़ पौधों को काटना। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, जितने आप लोग रासायनिक उर्वरक उपयोग करेंगे उतनी ही भूमि जो है वो बंजर होती जाएगी, इसे हम लोग साइंटिफिकली कह सकते हैं। तो यानी कि कम से कम रासायनिक उपयोग करना चाहिए, देसी खाद का उपयोग करके हम लोगों को खेती या फिर मिट्टी की उपजाऊता को बना के रखना है। अब वायु अपर्दन जो है वो कहाँ पे होता है, जैसे कि थार मरुस्थल के अंदर सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन होता है। जल का अपर्दन हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, जो कि चंबल नदी की अवनालिका फिर बहिड़ क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं। सेम की समस्या सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर क्षेत्र के अंदर है। सेम की समस्या से ही वो भूमि जो है बंजर बन रही हैं, अति सिंचाई के कारण भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी एक टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ लिया है, राजस्थान की मृदा या फिर राजस्थान में मृदा। तो इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो इसको 1 या 2 बार इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, देखिए, तो ही आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है हैंड रिटन नोट्स का, कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे जो भी लेटेस्ट आने वाले वीडियो हैं वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके।